उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डभरा के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11वीं के समस्त छात्र छात्राओं का हिंदी विषय के अध्ययन के लिए इस वीडियो में स्वागत है। आज हम पाठ 2 मियां नसरुद्दीन, जो कि आपके पुस्तक के पेज क्रमांक 22 से प्रारंभ हो रहा है, उस पाठ का अध्ययन करेंगे। मियां नसरुद्दीन कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया एक शब्द चित्र है। इसमें उन्होंने मियां नसरुद्दीन नाम के एक मुस्लिम रोटी बनाने वाले व्यक्ति के बारे में शब्द चित्र के माध्यम से वर्णन किया है। शब्द चित्र वो होता है जिसमें व्यक्ति के शारीरिक बनावट, उनके हाव भाव, उनके विचार का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया गया या वर्णन किया गया होता है। आइए इस पाठ में हम मियां नसरुद्दीन पाठ का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें मियां नसरुद्दीन के बारे में जो वर्णन हुआ है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़ाके में नान भाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ़ उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर फटाफट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवाइयों की तैयारियां होंगी, पर पूछने पर मालूम हुआ ख़ानदानी नान भाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। हमें गाहक समझ मियां ने नज़र उठाई। फरमाइए, झिझक से कहा। आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियां नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं हूँ? यह तो खोजियों की खुरापात है। हम तो अखबार बनाने वाले और खबर पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना है। आइए पहले इतना का व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो जो लेखिका कृष्णा सोबती हैं, वो ऐसा वर्णन कर रही हैं कि वो एक दिन मटिया महल के से गुजर रहे थे। तभी मटिया महल के पास जो गड़ैया मोहल्ला है, उस गड़ैया मोहल्ले में एक दुकान दिखाई दिया। साधारण सी अंधेरी दुकान, जिस पे बहुत सारे क्या हो रहे थे, आटे के ढेर सनते हुए, मतलब आटों को ढेर बनाकर रखा गया था और उन्हें मिलाया जा रहा था या उनको साना जा रहा था। यहाँ पे मियां मसीहा शब्द का अर्थ होता है देवदूत, है ना। तो जैसे महान राजनीतिककार होते हैं, महान साहित्यकार हुए, कला के महान जानकार हुए, उसी प्रकार आज नान भाई कहने का मतलब होता है रोटियां बनाने में माहिर, रोटियां बनाने वाले या रोटियों को बनाकर बेचने, किस्म की रोटियां बनाने वाले और उनके बेचने वाले को ही नान भाई कहा जाता है। ठीक है। मसीहा मतलब देवदूत, मतलब उस काम में महारत हासिल किया हुआ होता है, उसके लिए मसीहा शब्द या देवदूत का उपयोग किया गया है। तो उसी प्रकार मियां नसरुद्दीन के बारे में या उनके बारे में जब लेखिका कृष्णा सोबती क्या कर रहे थे, मटिया महल की तरफ से गड़ैया मोहल्ले की तरफ से जब गुजर रहे थे, तब उन्हें एक अचानक दुकान दिखाई दिया, जो साधारण सा एक अंधेरा सा दुकान था, जिसमें बहुत सारे आटे साने जा रहे थे
तब लेखिका के मन में यह प्रश्न हुआ या उन्होंने यह सोचा कि ये आटे सेवइयाँ बनाने के लिए साने या गूँथा जा रहा हो। पर पूछने पर मालूम हुआ ख़ानदानी नान भाई कहने का मतलब रोटी बनाने में मशहूर या रोटियों के बनाकर विक्रय करने वाले मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए, और जो मियाँ नसरुद्दीन थे उनके बारे में ऐसा लोगों का कहना था कि वो 56 प्रकार की रोटियां बनाना उनको आता है और वो इस क्षेत्र के मशहूर रोटी बनाने वाले कारीगर हैं। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों के काइयाँ, पोहलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। तो जब लेखिका कृष्णा सोबती ने दुकान के अंदर झांका तो उन्हें यह दिखाई दिया कि एक व्यक्ति है जो चारपाई पर बैठा हुआ है और बीड़ी पी रहा है। उसके चेहरे की बनावट ऐसी है कि उसमें मौसमों की मार है, मतलब उसका उम्र बहुत हो चुका है ना, वो वृद्ध हो चुका है। आँखों में काइयाँ, भोलापन है और उनके आँखें जो हैं चमकदार हैं और उसमें एक भोलापन है। पेशानी मतलब होता है मस्तक पर मंजे हुए कारीगर के तेवर, और उनके मस्तक पर या माथे पर अपने आप को कारीगर होने का एक शान है या अपना आप में एक तेवर वो लिए हुए हैं। तेवर मतलब शान या एक मतलब अपने आप को महान कारीगर होने का उनमें एक गर्व है। हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, फरमाइए। तो जो लेखिका कृष्णा सोबती हैं वो कह रही हैं कि जब मियाँ नसरुद्दीन ने हमें देखा तो उन्होंने हमें ग्राहक समझ के कहा कि नज़र उठाई, हमारे तरफ देखा और कहा फरमाइए मतलब कहिए क्या कहना है। शिक्षक झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो जो लेखिका कृष्णा शोभित हैं वो कह रही हैं कि मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं, यदि आपके पास वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। तो जो मियाँ नसरुद्दीन थे वो पंचहजारी मतलब का सवाल देने के लिए अपने आप को राजी हैं, ऐसा अंदाज से उन्होंने सिर हिलाया और उन्होंने कहा कि निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए कि आपको क्या प्रश्न पूछना है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, और उन्होंने कृष्णा सोबती की ओर घूर कर देखा और उन्होंने कहा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं? अखबार नवीस मतलब अखबार लिखने या बेचने वाले तो नहीं हों? यह तो खोजियों की खुरापात है ना? यह तो खोजियों की खुरापात है, मतलब हमारे जैसे जानकार या खोजबीन लोग आपको पहचान जाते हैं। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले है ना। और मियाँ नसरुद्दीन ये कहने लगे कि हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही क्या मानते हैं? निकम्मा या निठल्ला समझते हैं, मतलब वक्त बर्बाद करने वाला या काम से दूर भागने वाला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम। और जो मियाँ नसरुद्दीन थे उनका ऐसा सोच था कि जो काम करने वाला या काम में व्यस्त रहने वाला व्यक्ति है उसे अखबार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना है चाहते हैं। और उन्होंने कृष्णा सोबती को यह कहा कि आपने हमारी दुकान पर आने का जो कष्ट उठाया है, तकलीफ़ मतलब जो कष्ट उठाया है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, हम आपको बताएंगे। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटियां पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। यहाँ इल्म शब्द जो आया है उर्दू है। इल्म मतलब जानकारी या सीख या शिक्षा, ठीक है। तो कृष्णा सोबती ने उनसे पूछा मियाँ नसरुद्दीन से कि आपने क्या किया, इस तरह से 56 प्रकार की जो रोटियां या विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाने का जो जानकारी है या जो कार्य है वो कहाँ से सीखा।
मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? तो जब कृष्णा सोबती ने उनसे पूछा कि आपने यह कार्य कहाँ से सीखा, तब उनको थोड़ा गुस्सा आया, या उन्होंने अपने आँखों को बड़े बड़े कर लिए और कंचे हम पर फेंके, मतलब आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो हमारी तरफ घुमाते हुए, या उन्होंने अपने आँखों की पुतलियों को फैलाकर हमको देखा और तरेर कर बोले, मतलब गुस्से से, या आँखों को फैला कर बोले, क्या मतलब? आप क्या कहना चाहती हैं? पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहाँ जाएगा और कहाँ जाएगा? नान भाई मतलब यह रोटियां बनाने का काम हम सीखने के लिए और कहाँ जाएंगे? क्या नगीना साज के पास? नगीना साज मतलब नगीना या मड़ियों की काम करने वाला, या सोने चांदी हीरे पे जो काम करने वाले, जो मड़ी लगाने वाले या नग लगाने वाले सुनारों के पास जाएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। पूछिए साहब, क्या हम सुनारों के पास जाएंगे या आयना साज के पास? क्या आयना साज? आयना साज मतलब आयना बनाने वाले या कांचों के काम करने वाले, ठीक है। क्या मीना साज के पास, है ना। मीना साज मतलब जो मीनाकारी करते हैं, या जैसे घर बनाते हैं तो उसमें जो चित्रकारी का काम या दीवालों पे जो डिज़ाइन बनाने का काम करते हैं उसे मीनाकारी कहा जाता है। वो भी एक प्रकार का कार्य है। या रपगुर रंगरेज के या तेली तंबोली से सीखने जाएंगे, है ना। और रकबूर रंगरेज मतलब रंगों का या रंगाई करने वाले, जैसे कपड़ों पे रंगाई करने वाले होते हैं, उससे यह काम सीखने जाएंगे। यह तेली तंबोली से, या तेल का कार्य करने वाले या तांबे का कार्य करने वाले जो होते हैं, उनसे क्या हम इस कार्य को सीखने जाएंगे? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। और उन्होंने, मियाँ नसरुद्दीन ने कृष्णा सोबित से कहा कि यह हमारी ख़ानदानी पेशा है, हम इसे कार्य को सीखने के लिए किसी दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। पेशा है मतलब कार्य है, ठीक है। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद मतलब होता है पिता, उस्ताद मतलब सिखाने वाला या जो शिक्षक होता है उसे कहते हैं। इल्म मतलब सीख या जानकारी या रोटी बनाने की जो शिक्षा है या गुण है, वो सीखने की बात, है ना, अपने वालिद उस्ताद से ही, है ना। हमारे पिताजी जो थे वही हमारे शिक्षक थे। मतलब यह कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, और हमने घर से इसे अपना रोजी रोटी या अपना कार्य बनाएंगे, ऐसा सोचकर घर से कभी बाहर पेशा या इसे हम अपना आजीविका बनाएंगे, ऐसा सोचकर हमने इस कार्य को नहीं चुना था, या घर से बाहर इसे सीखने के लिए नहीं गए थे। जो बाप दादा का हुनर था वहीं उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उड़ जाने पर आ बैठे इन्हीं के ठिये पर। और जो भी कार्य हमने जो नान बाई या रोटियां बनाने का जो कार्य हमने सीखा, वो हम अपने दादा परदादा या अपने पिता, अपने दादा से ही, वालिद मरहूम मतलब होता है जिनकी मृत्यु हो गई है, और वालिद मतलब पिता, है ना। हमारे पिता के मृत्यु के बाद आ बैठे उन्हीं के ठिये पर मतलब उन्हीं के दुकान पर हम आकर बैठ गए। आपके वालिद। तब लेखिका कृष्णा सोबती ने प्रश्न किया कि आपके वालिद मतलब आपके पिता कौन? मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्ठी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आँखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नान बाई गड़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी हमारे दादा साहिब थे आला नान बाई मियाँ कल्लन, है ना।
तो उन्होंने जब कृष्णा सोबती ने प्रश्न कहा कि आपके पिताजी कौन थे, तब मियाँ नसरुद्दीन कुछ के आंखें लम्हा भर के लिए ठहर गया, है ना, और भट्ठी में गुम हो गई। मतलब भट्ठी के आगे उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, या भट्ठी के आँखों के आगे या आग के आगे उनकी आंखें भी लाल हो गई। लगा गहरी सोच। तो मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्ठी में गुम हो गई, लगा गहरी सोच में है। मतलब वो कुछ देर सोचने लगे, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? मतलब उनके पिताजी और उनके दादाओं को वो याद करते रहे। हाँ, हमारे वालिद मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नान बाई गड़ैया वाले के नाम से, और उन्होंने बताया कि उनके पिताजी जो बरकत अली जो थे वो मशहूर थे, जिन्हें लोग नान बाई गड़ैया वाले के नाम से जानते थे। और उनके वालिद मतलब उनके दादा साहिब जो थे, है ना, उनके पिताजी जो थे, है ना, जिनका नाम था आला नान बाई मियाँ कल्लन, जिनका नाम था कल्लन, जो नान बाई के नाम से या आला नान बाई के नाम से मशहूर थे। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो? तो उन्होंने फिर कृष्णा सोबती ने उनसे यह प्रश्न किया कि आपको इनमें से किसकी क्या है नसीहत, या जो सीख उन्होंने आपको दी थी वो याद है? नसीहत काहे कि मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ। तो मियाँ नसरुद्दीन ने बतलाया कि उन्होंने जो सीख दी थी वो हमें ऐसे ही याद नहीं हो गया। हम काम करते रहे या उनके साथ काम सीखा, तब हमें वह सीख आया। वजह फरमाया है यह तो बताइए कि जब हमने भट्ठी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे, तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। वजह फरमाइए मतलब बतलाइए, या जो काम आपने सीखा। मतलब लेखिका ने भट्ठी की ओर इशारा किया कि आपके वालिद साहिब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा, इस काम के बारे में आपको कुछ तो सिखाया होगा। नसरुद्दीन साहिब ने जल्दी 2-3 कस खींचे, और जैसे ही कृष्णा सोबती ने उन्हें उनके काम के बारे में या उनके पिताजी से क्या सीख मिली उसके बारे में पूछा, तब मियाँ नसरुद्दीन ने जल्दी जो बीड़ी पी रहे थे उससे के 2-3 कस खींचे, फिर गला साफ़ किया, और फिर वो खखारते हुए अपने गला को साफ़ किए। बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बता दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलीफ, है ना। तो मियाँ नसरुद्दीन ने अपना गला साफ़ करते हुए बड़े ही अंदाज से बोले कि जिस प्रकार एक बच्चा, आप जो कहलवाना चाहते हैं या हमसे पूछना चाहते हैं उसके बारे में हम आपको बतला देते हैं कि जिस प्रकार से कोई बच्चा उस्ताद मतलब शिक्षक के सामने पढ़ने बैठता है, तो उसका जो शिक्षक जैसे कहता है कह अलिफ, है ना, जैसे उसे अनार आम सिखाया जाता है तो बच्चा भी कहता है अलिफ। जिस प्रकार से बच्चा को अनार कहने से अ कहता है, उसी प्रकार हम कह बे तो बच्चा कहता है बे, कह जिम बच्चा कहता है जिम। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से बच्चे को उच्चारण सिखाया जाता है या शिक्षक जैसे कहता जाता है, वैसे ही वो भी अपने दादा परदादाओं से काम जैसे वो काम करवाते थे वैसा काम वो करते गए, या वैसे ही उनसे काम सीखते गए। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है, और जिस प्रकार गलती होने पर शिक्षक अपने शिष्य को डांटता है या मारता है, उसी प्रकार हमारे और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। और जो सीखने वाला होता है, उसी प्रकार मेरे पिताजी या मेरे दादा भी मुझे क्या किया करते थे, सिर पर मेरी गलतियां होने पर या मेरे गलत कार्यों पर मुझे दंड दिया करते थे। और शागिर्द मतलब होता है जो सीखने वाला होता है, चुपचाप परवान करता है, मतलब उनके बताए रास्ते पर चलता है। परवान करना मतलब उनकी बातों को मानता है। समझे साहिब,
एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी, है ना, एक तो पढ़ाई ऐसी होती है और दूसरी जैसे हम बतला रहे हैं वैसे। बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ पर क्यों? और उन्होंने कृष्णा सोबती से बात करते करते अपनी गली से निकलने वाले एक और उनके जो पहचान वाले जो मीर साहिब थे उनसे बात किया और पूछा कि आप सुबह कैसे नहीं आए, क्यों नहीं आए? मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। और जो मीर साहिब थे उन्होंने मियाँ नसरुद्दीन के सवालों का जवाब देते हुए सिर हिलाते हुए कहा कि अभी हम जब आपके पास लौट कर आ रहे हैं फिर बतलाएंगे कैसे नहीं आए। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? तब फिर से लेखिका कृष्णा सोबती ने प्रश्न किया कि आपने दूसरी पढ़ाई के बारे में, जो स्कूल में पढ़ाई होती है उसके साथ साथ दूसरी पढ़ाई के बारे में भी आप कुछ कह रहे थे। इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हूँ, है ना? हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। तो जो मियाँ नसरुद्दीन हैं वो बतला रहे हैं या वो कहने लगते हैं कि जब मदरसे मतलब स्कूल, जब बच्चे को स्कूल भेजा जाता है तो ना कच्ची में बैठा, मतलब ना ही वो पहले कक्षा में बैठा और ना ही दूसरी कक्षा में, और वो सीधे कहाँ जाकर बैठ गया? तीसरी कक्षा में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमात मतलब कक्षा, जिन कक्षाओं में वह नहीं बैठा या जिन कक्षाओं की पढ़ाई उसने नहीं किया उसका क्या हुआ, वो कैसे उस चीज़ को सीखेगा? क्या हुआ इन 3 क्लासों का मतलब 3 कक्षाओं का या 3 क्लासों का क्या हुआ? अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ? और वो कृष्णा सोबती से उल्टा प्रश्न करने लगे कि जो बच्चा स्कूल जाता है और वो जाकर सीधा तीसरी कक्षा में बैठता है, 2 कक्षा वो नहीं पढ़ता, तो उनके जो 2 कक्षाएं नहीं पढ़े थे उन कक्षाओं का क्या हुआ? ऐसा वह प्रश्न उल्टा कृष्णा सोबती से करने लगते हैं। अपनी बात को वो खुलकर नहीं बदलाते। यह बात मेरी समझ से तो बाहर है। तब लेखिका कहती हैं कि ये जो बात है वो मेरी समझ से बाहर है। इस बार शाही नान भाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिब, वो अभी साफ हुआ जाता है, ज़रा सी देर को मान लीजिए। और जब लेखिका ने उनसे प्रश्न किया कि आपकी बातें मेरे समझ में नहीं आई, तब जो मियाँ नसरुद्दीन थे वो उनके बहुत ही कम दांत बचे हुए थे और उन्हीं दांतों के साथ वो हंसना चालू कर दिए और उन्होंने कहा, मतलब मेरा साफ न था? मैंने जो चीज़ कहा क्या वो आपको समझ में नहीं आया? लो साहिब, अब साफ हुआ जाता है। और वो बतलाते हैं कि मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ, थोड़ी देर रुकिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आँच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे नान भाई का हुनर सीख जाते? और उन्होंने मतलब समझाते हुए कहा कि हम यदि बर्तन धोना नहीं सीखते, भट्टी में आग लगाना नहीं सीखते, भट्टी बनाना नहीं सीखते, भट्टी को आँच देना नहीं सीखते, तो क्या हम सीधा नान भाई थोड़ी ना बन जाते? मियाँ नसरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसा देखा किए कि उन्होंने हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। मतलब जैसे उन्होंने ऐसा कहते हुए कि हमने भट्टी बनाना नहीं सीखते, बर्तन साफ़ करना नहीं सीखते, तो हम नान भाई सीधा थोड़ी न बन जाते। ऐसा कहते हुए जो मियाँ नसरुद्दीन थे वो खुद जो है फिर से कृष्णा सोबती जो लेखिका हैं उनकी ओर इशारा करते हुए उनसे कुछ प्रश्न पूछा और उन्होंने उनसे जवाब पाना चाहा। फिर बड़े खुशी अंदाज से या मज़े के अंदाज से कहा,
कहने का मतलब यह है लेखिका साहेब कि यह तालीम भी बड़ी चीज़ है। मतलब कोई काम सीखने, तालीम मतलब सीखना होता है ना। तालीम सीखने की भी, यह काम सीखने की भी एक अपनी ही अलग प्रकार होती है, यह बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया है साहिब माना, है ना। और कृष्णा सोबती ने उनकी बातों को मान लिया या उसको स्वीकार किया। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप सभी को मैं यह वीडियो के माध्यम से आज हमने पार्ट 2 मियां नसरुद्दीन का अध्यापन किया है। आप सभी को यह सूचना देना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो आपके ग्रुप में डाला जा रहा है, आप उस वीडियो को पूरा देखा करिए। इसी के माध्यम से पढ़ाई होना है। आप लोग लापरवाही ना करें। इसी के माध्यम से ही आगे आपका परीक्षा या जो भी उच्च आदेश आए हैं उसके आधार पर कार्य किया जाएगा। इसी के माध्यम से आपको प्रयोजन तैयार करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ा करें। धन्यवाद।